10वीं इकाई जो जिसे प्रायः पीपुल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के नाम से जाना जाता है, जो भी छात्र एवं छात्राएं पेपर जून माह में होने वाला है, संभवतः 10 और 15 के बीच में पेपर होने की प्रबल संभावना है। उसको ध्यान में रखते हुए हम संपूर्ण इकाई का कई भागों में मास्टर क्लास के रूप में अपनी बातचीत करेंगे। जैसा कि पीछे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे हम देख सकते हैं, लेकिन उसे हम कैमरे की नज़र से पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे कि उसमें क्या लिखा है। अतः आप सभी से बस मेरी बातों को सुने और अमल करें। बाकी जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको समझाने का दायित्व तो मेरा है। यह कक्षाएं देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 या 4 कक्षाओं में पूरा इकाई कंप्लीट होगी। इस इकाई से जैसा कि सबको याद है 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के पूछे 10 प्रश्न नहीं 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि हर वर्ष 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आसान भी प्रश्न होते, कठिन भी प्रश्न होते। प्रश्न की शैली हमेशा बदलती रहती, एक धर्रे के प्रश्न कभी भी नहीं पूछे जाते। विलंब न करते हुए हम आज की मास्टर क्लास को चालू करेंगे। इसके बाद 2 या 3 सीरीज के रूप में और आएगी, जिससे यह कक्षाएं समाप्त होंगी। यह कक्षा उन विद्यार्थियों के लिए, उन छात्रों के लिए लाभदायक होगा जो पेपर देने से पूर्व इस कक्षा को देखकर कुछ प्रीवियस ईयर का प्रश्न सॉल्व करें और यकीनन प्रश्न को सॉल्व करने के बाद वह स्वयं देखे कि वाकई जो हमने इसमें अध्ययन किया वह प्रश्न से कितना समानता या प्रश्न कितना बनता है, और इसके साथ साथ रिवीजन के रूप में हमारे सामने यह काम करेगा। दूसरी विशेषता यह है कि इसका अध्ययन करने के बाद कम समय में हम अपने संपूर्ण इकाई का रिवीजन कर लेंगे, जिससे होगा कि कुछ चीज़ें मानसिक स्मृति में भूली भूली सी जानी पड़ती हैं, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो हम लोग 10वीं इकाई पे अपनी बातचीत कर रहे थे, उस पे हम लोग अपनी बातचीत चालू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है, पीपुल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, पीपुल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ब्लैक बोर्ड पे देखने का आप कोशिश मत करें, क्योंकि इतना बारीकी से लिखा गया उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। इस इकाई में हम लोग समझेंगे कि पीपुल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट होता क्या है, यानी कि मनुष्य जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उसमें विभिन्न प्रकार के वनस्पति, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के जीवधारी हैं, उसके बारे में अगर हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं और मनुष्य उस इन्वायरमेंट में भी रहता है, उस इन्वायरमेंट में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति और विभिन्न प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं, जैसा कि जल, हवा, पानी, विभिन्न प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं। उन सभी का समुचित अध्ययन करना ही पीपुल इन्वायरमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो भी प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग अब अपनी बातचीत करेंगे। पीपुल इन्वायरमेंट के माध्यम से मनुष्य जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसमें वनस्पति, जीवधारी, पेड़ पौधे, जल, विभिन्न चीजें पाए जाते हैं। अगर उसका अध्ययन किया जाता है तो उसे प्रायः पीपुल इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। हम लोग इस इकाई में सबसे पहले देखा जाए तो जल से शुरुआत करेंगे। वाटर, जैसा कि जल को हम वाटर के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। जल मनुष्य या जो भी जीवधारी पृथ्वी पे पाए जाते हैं उनकी जीवन यापन करने के लिए जल, यानी कि उन्हें जीवित रहने के लिए जल एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है। इसे प्रायः H2O, इसका यानी कि जिसे प्रायः केमिकल यानी कि रासायनिक नाम जिसका H2O के नाम से जानते हैं। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए जल ही जीवन कहा जाता है। तो हम जल के बारे में समझेंगे कि पृथ्वी पे जो भी जीवधारी या वनस्पति या मनुष्य हैं उनको जीवन यापन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसे प्रायः H2O के नाम से दर्शाते हैं।
जल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं। जल गंधहीन होता है, यानी कि जल में किसी भी पीने योग्य पानी जो है उसमें किसी भी प्रकार का गंध नहीं होगा। न ही स्वाद, जिसे प्राय टेस्टलेस के नाम से जाना जाता है, न ही उसमें किसी प्रकार का स्वाद होगा। और जल पारदर्शी होगा, यानी कि ऊपर से नीचे अगर हम देखें जल, अगर वह वाकई जल स्वच्छ या पीने योग्य है तो वह जल पारदर्शी के रूप में होगा। अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि जल कहाँ कहाँ और किस स्थानों से प्राप्त किया जाता है। सोर्स ऑफ वाटर में देखा जाए तो जल महासागर से, नदी से, तालाब से, झरने से, भूमि से या भूमिगत जल से प्राप्त होता है, कुछ वर्षा के जल से प्राप्त होता है। उस पर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सोर्स ऑफ वाटर यानी कि जल अधिक मात्रा में किन स्थानों से प्राप्त होता है, उसको बढ़ते क्रम में लगाइए, इंक्रीजिंग आर्डर में लगाइए। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे अधिक मात्रा में जल ओशियन, जिसे प्रायः समुद्र के नाम से जाना जाता है, समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। उसके बाद आइस एंड ग्लेशियर, जो भी नदी या समुद्र के पास बर्फ जमा होता है उसमें जल अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद ग्राउंड वाटर, यानी कि पृथ्वी के जो नीचे से, जिसे प्रायः हम बोरिंग के माध्यम से या पंप सेट के माध्यम से पृथ्वी के नीचे का जल हम ऊपर लाते, उसे हम ग्राउंड वाटर के नाम से जानते। ओशियन, आइस, ग्राउंड वाटर। उसके बाद लेक, सॉइल, मोसे, यानी कि जो भी भूमि है उस भूमि में जो भी नमी है उसमें जो जल पाया जाता है उसे लेक सॉइल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वायुमंडल में, जिसे प्रायः एटमॉस्फेयर, हवा में जो भी नमी या वायुमंडल में जो भी नमी है उसमें जल पाया जाता है। इसके बाद देखा जाए तो जो भी नदी है उसमें जल पाया जाता है। और नदी के बाद जो जल पाया जाता है वो बायोस्फीयर, जिसे प्रायः पूरा वायुमंडल में जल पाया जाता है। पुनः एक बार देखेंगे, सबसे अधिक मात्रा में जल समुद्र में पाया जाता है। समुद्र के बाद जो भी ग्लेशियर है वहां पे आइस ग्लेशियर, उसमें जल पाया जाता है। इसके बाद पृथ्वी की जो भूमिगत जल है उसमें जल की मात्रा अधिक मात्रा में है। और उसके बाद जो भी लेक्स या जो भी चट्टान या दलदली क्षेत्र है उसमें जल की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती। उसके बाद जो भी वायुमंडल, जिसे प्रायः हवा में जो नमी है उसमें जल की मात्रा पाई जाती। इसके बाद जो नदी है, नदी में जल की मात्रा पाई जाती। आखिरी में देखा जाए तो जो भी बायोस्फीयर, जिसे प्रायः वायुमंडल के नाम से जाना जाता है, उसमें जल की मात्रा पाई जाती। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन, जो भी जल है उसमें विभिन्न प्रकार के अवांछनीय या विभिन्न प्रकार के रसायन का प्रयोग करने से जो जल में प्रदूषण होता है उसे प्रायः वाटर पॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जल में जो भी प्रदूषण होता है उसे प्रायः वाटर प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। इसमें जो भी जलीय जीव है या जो भी उस जल का सेवन कर रहा है उसके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसे प्रायः वाटर पॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार वाटर पॉल्यूशन को दो भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया, जिसे प्रायः सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि ऐसा जल प्रदूषण जिसे ज्ञात किया जा सके कि जल प्रदूषण कहाँ से और किस वजह से हुआ। यानी कि समझेंगे कि ऐसा जल प्रदूषण जो भी जल में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक है उसको ज्ञात किया जा सके कि किस वजह से जल का प्रदूषण या जल की जो गुणवत्ता है वह खराब हुई। इसे प्रायः सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में म्युनिसिपैलिटी या जो भी घरों से करने वाली नाली
का पानी है किसी जलाशय में जाके मिलता तो उससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि अमुक जगह से जो भी नाली निकली थी इस वजह से जलाशय में जाके मिलने के उपरांत जल का प्रदूषण हुआ। इसे प्रायः सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसका नॉन पॉइंट सोर्स से आशय है कि जो भी जल में प्रदूषण हो रहा है वह हमें ज्ञात नहीं हो पाता। जैसे कि किसी कीटनाशक का प्रयोग मनुष्य या किसान खेतों में कीटनाशक का प्रयोग करता है, लेकिन वर्षा के समय में वह कीटनाशक पानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत लंबी दूरी तय करके वह चला जाता है, जिससे हमें यह नहीं पता चलता कि जो जल का प्रदूषण हुआ था किस वजह से हुआ। इसे प्रायः नॉन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद है थर्मल वाटर पॉल्यूशन। थर्मल वाटर पॉल्यूशन से आशय है कि बहुत से कंपनी या कारखाने हैं जहाँ पे कंपनी या कारखानों में जो भी मशीन लगे होते हैं उन मशीनों को गर्म होते हैं तो उन मशीनों को शीतलक के रूप में या उन मशीनों को ठंडा करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। जब जल का प्रयोग किया जाता है तो उन मशीनों के गर्म होने के कारण जल भी गर्म हो जाता है और उस गर्म जल को पुनः किसी जलाशय में छोड़ दिया जाता है, जिसके उपरांत देखा जाए तो जो भी जलीय जीव हैं उनके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के प्रदूषण को थर्मल वाटर पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ तक जल और जल के प्रदूषण के बारे में हम लोग बातचीत की, तब आगे हम देखेंगे जिसे प्रायः EDC के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रायः इंडोक्राइन डिस्ट्रीब्यूटिंग केमिकल, जिसे प्रायः EDC समझेंगे। EDC प्रायः इंडोक्राइन डिस्ट्रीब्यूटिंग केमिकल होता क्या है। देखा जाए तो जो भी जल या जो भी खाने योग्य पदार्थ हैं किसी प्लास्टिक के बोतल या किसी लोहे के बोतल में हम जल का रख के सेवन करते हैं, जिसे प्रायः अंतःस्रावित ग्रंथियां के नाम से जाना जाता है। पुनः समझेंगे कि जिसे प्रायः EDC कहा जा रहा है उसे अंतःस्रावित ग्रंथियां, जिसे प्रायः इंडोक्राइन डिस्ट्रीब्यूटिंग केमिकल के नाम से जाना जाता है। जो भी खाने योग्य पदार्थ हैं किसी वस्तु में रखा जाता है। एग्जाम्पल से समझें कि जो भी पानी है किसी बोतल में रखा गया, वह प्लास्टिक का बोतल है। देखा जाए तो जब भी प्लास्टिक पे धूप यानी कि सूर्य की प्रकाश की किरणें लगती हैं तो प्लास्टिक विघटन शुरू हो जाता है और विघटित होकर धीरे धीरे वह जब जल में मिल जाता है तो इस प्रकार के जो भी खनिज पदार्थ जो भी पदार्थ हैं वह उसमें विघटित हो जाता है। अगर इस प्रकार की प्रक्रिया होती तो मनुष्य के जो हार्मोन संबंधित समस्याएं हैं यानी कि जो भी मनुष्य के हार्मोन है उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसे प्रायः इंडोक्राइन केमिकल के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रायः अंतःस्रावित विघटन ग्रंथियां के नाम से जाना जाता है। जो भी हम सेवन कर रहे हैं उस सेवन में जो भी प्लास्टिक या जो भी पदार्थ हम रखे हैं उसमें धीरे धीरे विघटित होके मनुष्य उन पदार्थों का भी सेवन कर लेता है, जो उनके स्वास्थ्य पे उसका प्रभाव बुरा पड़ता है, जिससे प्रायः मनुष्य के हार्मोनल संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार के समस्याओं को इंडोक्राइन थर्मल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे बायोइल्यूमिनेशन, जिसे प्रायः जैव संचरण कहा जाता है। बायोइल्यूमिनेशन
जिसे प्राय जल संचयन कहा जाता है। अब समझेंगे बायोक्यूलेनेशन यानी कि जल संचयन क्या होता है। जल संचयन में देखा जाए तो जो भी रसायन या विषाक्त का हम प्रयोग कर रहे हैं वह कोई भी जीवधारी है उसका सेवन करता है। सेवन करने के बाद उसमें विषाक्त की मात्रा धीरे धीरे स्टोर होती है, उसे प्राय जल संचयन करते हैं, जिसे प्राय बायोमैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है। पुनः समझेंगे, अगर हम पारा का प्रयोग कर रहे हैं तो पारा जब किसी जलाशय में पानी के माध्यम से जाके मिलता है तो उस जलाशय में जो भी मछली या शैवाल है उन पारों का सेवन करके वह पारा उस मछली के शरीर में स्टोर होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को जल संचयन के नाम से यानी कि इसे प्राय बायोक्यूलेनेशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है बायोमैग्निफिकेशन, जिसे प्राय जैव आवर्धन कहा जाता है। बायोमैग्निफिकेशन के माध्यम से देखा जाए तो जो भी हम कीटनाशक या रसायन का प्रयोग कर रहे हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि प्राय जिस भी कीटनाशक या रसायन का प्रयोग कर रहे हैं तो जो भी रसायन है वह निम्न पोषक स्तर यानी कि जो भोजन की श्रृंखला है एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाती, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को बायोमैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, अगर हम कीटनाशक या अन्य किसी रसायन का प्रयोग करें यानी कि कीटनाशक का ही प्रयोग करें तो वह कीटनाशक जल के माध्यम से घुलकर किसी जलाशय में जाएगा। जलाशय में जब वह जल जाएगा तो उसमें जो भी कवक या फंगस है उस जल का सेवन करेंगे तो कुछ कीटनाशक की मात्रा कवक और फंगस के अंदर स्टोर होगा। इसके बाद उस कवक और फंगस को कोई छोटी मछली भोजन के रूप में सेवन करेगी तो वह रसायन उसके शरीर में स्टोर होगा और पुनः जब उस कवक छोटी मछली को कोई बड़ी मछली सेवन करेगी तो उसका जो भी कवक और फंगस था उसके शरीर में स्टोर होगा, यानी कि भोजन की एक श्रृंखला के रूप में चलती। यदि इस प्रकार की प्रक्रिया होती तो उसे बायोमैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे वाटर क्वालिटी पैरामीटर, यानी कि जो भी हम जल का सेवन कर रहे हैं उस जल का सेवन करने योग्य है या नहीं है उसको हम कैसे मापते हैं। इसी को हम प्राय वाटर क्वालिटी पैरामीटर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भी पानी हम पी रहे हैं वह पानी कितनी मात्रा में शुद्ध है, क्या वह पानी पीने योग्य है, उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जल की शुद्धता को मुख्य रूप से 3 पैरामीटर के रूप में मापा जाता है, जिसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। अब एक एक करके हम देखेंगे कि फिजिकल पैरामीटर के तहत हम पानी को किस प्रकार से मापते हैं। सबसे पहले फिजिकल पैरामीटर के माध्यम से देखा जाए तो उसमें कुछ प्रमुख टूल्स हैं जो इस प्रकार से हैं। इलेक्ट्रिकल कंडीशनिंग, यानी कि जो भी जल है उस जल में हम इलेक्ट्रिक यानी कि जो भी शुद्ध जल पीने योग्य जल है उसमें अगर हम विद्युत का प्रभाव करें तो वह देखा जाए तो धारा उसमें प्रभावित नहीं होगी या धारा 9 के बराबर प्रभावित होगी। अगर शुद्ध जल है जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से माप सकते हैं कि पानी वाकई शुद्ध है, पीने योग्य है कि नहीं है। उसके सैलिनिटी, जो भी उसमें घुलनशील की मात्रा है, जो भी खनिज लवण घुलनशील मात्रा है वह कितनी मात्रा में घुला हुआ है, इसे हम सैलिनिटी के रूप में मापेंगे। टोटल डिजोल्व, यानी कि जो भी उसमें जिसे प्राय TDS के नाम से भी जाना जाता है, जो भी खनिज या सूक्ष्म लवण है उस जल में कितनी मात्रा में घुलनशील है, इसे प्राय टोटल डिजोल्व सॉलिड के नाम से या TDS के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर शुद्ध पानी है, पीने योग्य पानी है तो वह देखने में पारदर्शी होगा, स्वादहीन होगा, उसमें विद्युत धारा का प्रभाव नगण्य होगा और इसके साथ साथ देखा जाए तो किसी भी प्रकार से उसमें कोई गंध नहीं होगा। अगर इस प्रकार की विशेषता है तो
हम इस प्रकार की विशेषता को प्रायः खींचकर पैरामीटर के तहत मापते हैं। इसके बाद है बायोलॉजिकल पैरामीटर। बायोलॉजिकल पैरामीटर से पहले हम लोग बात करेंगे केमिकल पैरामीटर। केमिकल पैरामीटर के माध्यम से जानेंगे कि जो भी जल है उस जल का हम पीएच नापेंगे, यानी कि जो भी न्यूट्रल जल है उसका पीएच मान देखा जाए तो 7 के बराबर होगा। यानी कि जो भी जल पीने योग्य जल है उसका पीएच मान 7 के बराबर होगा। लेकिन अगर वह बेस है तो वह उसका मान 7 से अधिक होगा, और अगर एसिड है तो पीएच मान देखा जाए तो 7 से कम होगा। इस प्रकार के पैरामीटर केमिकल के माध्यम से मापते हैं। पुनः देखेंगे न्यूट्रल 7, बेस न्यूट्रल 7 होगा, बेस 7 से अधिक होगा, और उसके बाद जो भी बेस एसिड है वह 7 से कम होगा। इसके साथ साथ वाटर हार्डनेस से आशय है कि जल में जो भी घुलनशील रासायनिक जो भी घुलनशील पदार्थ जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम या धातु है वह कितनी मात्रा में घुलनशील है उसे प्राय वाटर हार्डनेस के नाम से जानते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन केमिकल पैरामीटर के तहत जो भी जल है उस जल में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन घुलनशील है उसे प्राय डिजॉल्व ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल पैरामीटर। बायोलॉजिकल पैरामीटर के तहत देखा जाए तो जल में विभिन्न प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं। अगर जल में कोई विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस है, अगर हम उन जल का सेवन करें तो हमारे शरीर या स्वास्थ्य पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके तहत हम लोग बायोलॉजिकल पैरामीटर के तहत जल की गुणवत्ता को हम मापते हैं। अब हम बात करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। सबसे पहले हम समझेंगे कि हार्डनेस ऑफ वाटर किससे कहते हैं। जल में विभिन्न प्रकार के खनिज लवण और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तत्व घुले रहते हैं। यदि उसी जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो तत्व हैं अधिक मात्रा में घुलनशील होते हैं उसे हार्डनेस ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले उसमें देखा जाए तो हार्डनेस वाटर में मुख्य रूप से खनिज क्लोराइड, सल्फेट। हार्डनेस वाटर में मुख्य रूप से खनिज क्लोराइड, सल्फेट एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो भी हार्डनेस वाटर है उसमें खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। उस खनिज में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले खनिज तत्व क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट के साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी कि क्लोराइड, सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड अगर अधिक मात्रा में जल में घुलनशील है तो उसे हम प्राय हार्डनेस वाटर के नाम से जानते हैं। पुनः समझेंगे कि जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ साथ क्लोराइड और यहाँ तक कि सल्फेट अधिक मात्रा में घुलनशील उस जल में है तो उसे प्राय हार्डनेस वाटर कहते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए तो हार्ड वाटर जिसे प्राय कठोर जल के नाम से जाना जाता है। कठोर जल पीने योग्य जल नहीं होता और न ही इस प्रकार के जल से हम अपने किसी भी कपड़े की साफ सफाई करते हैं तो वह पीलापन पड़ जाता है। तो उस जल में किस वजह से कठोर जल होता है उसे हम समझेंगे। कठोर जल जिसमें प्राय कैल्शियम और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में घुले रहते हैं उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। जबकि सॉफ्ट वाटर जिसमें जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के धातु हैं वह कम मात्रा में पाए जाते हैं उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल रेन वाटर और आंसू जल सॉफ्ट वाटर के रूप में जाना जाता है।
पुनः समझेंगे कि हार्डनेस ऑफ वाटर के तहत इसमें विभिन्न प्रकार के भारी तत्व मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट जो भी घुलनशील धातु हैं जल में अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, जिसे हार्डनेस वाटर के नाम से जाना जाता है। इसे मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर जो पीने योग्य पानी है, इसमें जो भी धातु कैल्शियम और मैग्नीशियम के धातु हैं वह कम मात्रा में घुलनशील होते हैं, जबकि हार्डनेस वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो भी धातु हैं अधिक मात्रा में घुलनशील होते हैं। यह जल पीने योग्य नहीं होता और इसके साथ साथ इस जल का प्रयोग करने से हमारे जो भी कपड़े हैं वह पीलापन पड़ जाता है साफ करने से, इसलिए इसे प्रायः हार्डनेस वाटर के नाम से जानते हैं।